गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यस। तो दोस्तों अभी जो है जनसत्ता का संपादकीय के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये देखिए है बंदी और ज़रूरत का पैमाना, जिसे लिखा है शीतला सिंह जी ने। ठीक है। मतलब आपको पता होगा 2 दिन 3 दिन से जैसे ही वायरल हो रहा है कि जो शराब का ठेका है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। तो इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं कि किस प्रकार से अराजकता फैलाया जा रहा है या फिर लोग जागरूक नहीं है। मतलब जैसे ही ठेके का दारू मतलब जो होता है शराब का ठेका खुलता है उसके बाद मतलब कम से कम 700 मीटर 800 मीटर की लंबी दूरी की लाइन लगी हुई है। और कुछ लोग इससे यह भी बोल रहे थे कि देखिए अगर यहाँ पर मुसलमान होता या जमाती होती हैं तो किस तरह से भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती। पर मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, जो शराब होता है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। तो इस प्रकार की राजनीति से दूर होकर बात करें, क्योंकि दोस्तों शराब सब लोग पीते हैं। जितने भी लोग हैं सारे धर्मों में शराब और शबाब को हराम बताया गया है। कोई स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, ना कोई दिखा सकता कि हमारे धर्मों में इसे बताया गया कि आप पी सकते हैं, शराब और शबाब का आनंद ले सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है, ये हर जगह प्रोहिबिटेड है। तो कुछ लोग हैं जो कि इस दुविधा भरी घड़ी में भी दोस्तों नफ़रत की राजनीति करने पे किस तरह से दूसरों को वो कर रहे हैं, कह सकते हैं एक्सलेट कर रहे हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, पूर्णबंदी के पहले 2 चरणों की समीक्षा और आमजन की ज़रूरतों को देखते हुए तीसरे चरण में कुछ रियायतें देने की आवश्यकता अनुभव हुई। तो सरकारों को खाने पीने की और आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ शराब, तंबाकू, गुटखा जैसे पदार्थों की उपलब्धता की फिक्र भी सताने लगी। बिहार जैसे कई राज्यों की सरकारें ने तो इनको मानव जीवन के लिए न सिर्फ अनावश्यक बल्कि हानिकारक मानते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन 40 दिनों बाद पूर्णबंदी के तीसरे चरण में इन्हें जन सामान्य को उपलब्ध कराने की आवश्यकता अनुभव की गई और शराब के ठेकों सहित इनकी दुकानें खोलकर संचालित करने की ऐसी व्यवस्थाएं की गई ताकि दो व्यक्तियों के बीच सुरक्षित दूरी का नियम और उसका पालन होता रहे। बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में इनके सुबह 10 से शाम 7 बजे तक संचालित होने की अनुमति दी गई है। इससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि संभवतः ये मानवीय जीवन की आवश्यकताओं में शामिल हैं। तो याद रखिए जैसे कि 3 जोन बना दिया गया है, एक रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है। तो उसी जोन के अकॉर्डिंग जो है सबको जो रिलैक्सेशन है, जो रियायतें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग दी गई हैं। तो सरकार ने एक चीज़ को स्पष्ट किया कि बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों, जैसे कि अगर वो शराब या मदिरा या पान पराग जैसे चीज़ें हैं जो नशीली वस्तुएं, अगर इन वस्तुओं का अगर वो सेवन ना करें तो उनका जो है कि नकारात्मक जो है कि बिहेवियर उनका आप देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों राज्य सरकार ने एक जो मुहिम चलाई कि ठीक है, ठेका जो शराब की दुकानें हैं, मदिरा हैं, सुरती जो भी हो, उन दुकानों को आप खोलें। पर एक जो सबसे बड़ी बात है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है जो बार बार बताया जा रहा है, उसको ध्यान में रख के उसका पालन करके सारी ज़रूरतों को लोगों तक पहुंचाई जाए, जिसके चलते इनकी सुलभता को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इन ठेकों और दुकानों के खुलने से पहले उनके सामने लग गए खरीदारों के रेल से भी यही लगता है कि इनके बारे में पूर्णबंदी लागू करते वक्त किया गया मूल्यांकन वास्तविकता पर आधारित नहीं था। देश के संविधान में शराब जैसी नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की भी चर्चा है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सबसे पहले इस दिशा में कदम उठाए थे, लेकिन कुछ लोग इसे पीने को अपनी अनिवार्य आवश्यकता बताकर मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गए। वहाँ से निर्देश जारी हुआ कि उनकी अनिवार्यता को ध्यान में रखकर इसकी उपलब्धता के लिए परमिट प्रणाली शुरू की जाए, ताकि सरकारी एजेंसियों और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार जिनके लिए इन्हें आवश्यक माना गया वे इसे खरीद कर पी सकें। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता तो क्या दवा के रूप में भी शराब के सेवन को नकारते थे। गांधी जी के जो वारिस गांधीवादी समाज व्यवस्था बनाने का दावा करते थे, उन्होंने इस पर प्रतिबंध को संवैधानिक आवश्यकता समझकर इसके लिए सत्ता की शक्तियों का प्रयोग भी किया। वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन के अनुसार इसकी सर्वस्वीकार्यता और अनिवार्यता स्वीकारने के बजाय ठेके और परमिट के आधार पर इसकी उपलब्धता की व्यवस्था की गई, जो फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत है। आपको बता दें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, जहाँ पर यूटी होता है, यूनियन टेरिटरी स्टेट होता है, और जहाँ पे राज्य द्वारा शासित होता है, तो दोस्तों राज्यों को और यूटी को बहुत बड़ा देखा जाए तो इसका राजकोष
मुनाफा होता है। पहले जो उत्पाद शुल्क इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, आज की तारीख में उस पर सरकारों की निर्भरता ये अनिवार्य सी हो चली है। दूसरे पहलू पर जाएं तो मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न वर्गों और समुदायों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों वाले पूजा अर्चना के स्थानों पर भीड़ रोकने के लिए प्रतिबंध लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है। ऐसा प्रतिबंध शराब पर भी लगा, लेकिन उसमें अदालत द्वारा निर्णीत श्रेणी में आने वालों को इसकी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान नहीं था, उपलब्धता पर अंकुश ही लगाया गया था। सवाल उठता है कि अब कोरोना महामारी से निपटने के राष्ट्रीय अभियान में तीसरे चरण की पूर्णबंदी में प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए इस अंकुश को हटाने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, जबकि पिछले चरणों में नहीं अनुभव की गई थी। अभी पूर्णबंदी में जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की सर्वसुलभता के लिए जरूरी दुकानें भी पूरी तरह से खुलने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नाइयों की हजामत बनाने जैसे व्यवसाय पर भी, जो उनकी जीविका का मुख्य स्रोत माना जाता है, अंकुश लगा हुआ है। ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि मध्य वर्ग की शराब की लत या आवश्यकता ही शराब की दुकानें और ठेके खोलने के निर्णय के कारण बने। वास्तविकता तो यह है कि सरकारी शराब के ठेकों से होने वाले अपरिमित राजस्व लाभ के नुकसान को और लंबा नहीं खींचना चाहती, वरन उसकी उगाही कर लाभ उठाना चाहती थी। आंकड़े गवाह की पूर्णबंदी के दौरान सरकारों की राजस्व आय बुरी तरह घट गई और उनके पास इसे बढ़ाने का महज यही विकल्प है कि वे शराब के ठेके खोलें या पेट्रोलियम पदार्थों पर कर बढ़ाएं। इसलिए पूर्वोत्तर के एक राज्य ने दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम गिरने के दौर में भी उन पर 5 से 7 रुपये ज़्यादा कर का प्रावधान किया और कच्चे तेल के बाजार के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण का अनुपालन बंद कर दिया है। सोचिए, अन्य देशों में अमेरिका में ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप जितना वहाँ पे तेल लेंगे उतना ज़्यादा उसी के लीटर के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं कि कहाँ रखें। और अमेरिका में आप तेल ऐसे फेंक भी नहीं सकते कहीं, तमाम तरह की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगा, जेल जुर्माना हो जाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पेट्रोल एजेंसी है या फिर डीजल से संबंधित उनके पास कारखाने हैं, उनके पास रखने के लिए जो है जगह नहीं है, इसलिए लोग बुला बुला कर दे रहे हैं। पर हमारे देश में दोस्तों किस तरह से इन चीज़ों के दाम को लगातार बढ़ाया जा रहा है, और इस दृष्टि से बढ़ाया जा रहा है कि लोगों जो तमाम तरह की घाटों से गुजर रही है सरकार, उससे थोड़ी सी आर्थिक बूस्ट मिलेगी। निष्कर्ष स्पष्टता यही कि शराब मानव जीवन और समाज में कैसे भी लाभदायक या नुकसानदेह भूमिका निभा रही हो, सरकार द्वारा पूर्णबंदी में उसके ठेके खोलने का कदम राजस्व आय के सहायक के रूप में उसका उपयोग करने, पूर्णबंदी के आर्थिक प्रभावों को थोड़ा कम करने के लिए उठाया गया है। इसके लिए अभी ध्यान नहीं रखा गया कि इसके लतियों से मास्क और सुरक्षित दूरी की अनिवार्य प्रतिबंधों का पालन कैसे कराया जाएगा। इसी कारण दिल्ली में कई जगहों पर सुरक्षित दूरी के उल्लंघन के चलते ठेकों को खुलते ही बंद कर देना पड़ा। और दोस्तों, दिल्ली सरकार ने वहाँ जितनी भी दारू ठेकों की दुकान है वहाँ पर जो है कि ज़्यादा शुल्क लगाने वाली है। तो ऐसा क्यों कर रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जब ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो शराब कम लेंगे, पर ऐसा नहीं है। जो पीने वाले हैं दोस्तों वो तो लेंगे ही, भले उनकी जो परिवार की स्थिति है आर्थिक रूप से और विकराल और ख़राब हो जाए। तो ऐसे में जो आपका स्पष्ट एक नज़रिया है, लोगों का मानना, उनका ये कहना कि दोस्तों अभी आवश्यकता नहीं थी इस तरह की दुकानों, मदिरा वगैरह शराब की दुकानें पूरी तरह से पूर्णबंदी ही रहनी चाहिए थी। सवाल मौजूद है कि सरकार ने श्रेणियों के लिए शराब की उपलब्धता की व्यवस्था में राजस्व लाभ के सिद्धांत को स्वीकृति देगी और राज्य संचालन में महामारी के दौर में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो समाज में क्या किस आदर्श का काम, कैसा नैतिक संदेश जाएगा। फिलहाल तो इस कदम को अवसरवादी राजनीति के अंग के रूप में ही देखा जाएगा, जिसमें संकट की इस घड़ी में भी राज्य व्यवस्था की शक्तियों का प्रयोग सरकारी आमदनी बढ़ाने के ऐसे साधन के रूप में किया जा रहा है जिसे न तो संविधान ने स्वीकारा है, न ही जीवन के आदर्शों के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। सर्दी हो गई है। इस निर्णय से यह प्रश्न उठता है कि प्राथमिकताओं के आधार पर जनता के जीने और उसकी आवश्यकताओं या उनका निर्धारण सरकार को मिलने वाली अधिकतम आमदनी पर आधारित होगी। इसी रूप में जिन्हें नशीली वस्तुएं कहा जाता है, जिन पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, उन पर गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों में अंकुश भी लग चुका है। इन राज्यों में देखते हैं दोस्तों पूरी तरह से रोक लगाया गया है, फिर भी लोग किस तरह से चोरी छुपे इधर उधर से दारू मंगा के पी रहे हैं।
उन्हें डोल धमाके के साथ ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक इसलिए खोला जाएगा कि खरीदने वाले अधिकतम संख्या में उसका लाभ उठा सकें। मध्य प्रदेश जैसे शराबबंदी वाले राज्य में नई दुकानें खुलवाने का निर्णय नई स्थितियों के लिए व्यवस्था बनकर और ठेके खोल कर ही संभव थी। यह कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में वृद्धि की गई जो सकल सरकारी आय का लगभग 30% की पूर्ति करते हैं। लेकिन मूल प्रश्न तो यही है कि राज्य नामक संस्था और उसकी संवैधानिक व्यवस्था भावी समाज का ऐसा स्वरूप बनाने के लक्ष्य पर निर्धारित होती है जिससे अधिकतम लोगों को लाभ हो सके और सामाजिक दृष्टि से जिसका प्रभाव व्यवस्था को उत्तम बनाने और ऐसा स्वरूप प्रदान करने वाला हो जो निर्धारित अपेक्षाओं के अनुकूल हो। लेकिन इस निर्णय से शराब की दुकानें पूरे देश में खोलने के निर्णय से यही लगता है कि अधिकतम लाभ की खोज में समाज को हम किस ओर ढकेलने जा रहे हैं। इसलिए यदि इस प्रश्न पर संविधान और विवेक की दृष्टि से थोड़ा अंकुश की प्रवृत्ति ही अपनाई जाती तो उचित होता। तो जानते हैं जब आप किसी से डिबेट करेंगे तो हो सकता है कि क्योंकि जिस तरह से ट्रेंडिंग कर रहा है शराब और बंदी, आप उस पर अपना जो है कि मत स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर दो मत हैं। एक तरफ देखा जाए कि जो डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं, जो डॉक्टरों की मानसिकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अगर एक निश्चित समय में शराब मदिरा उपलब्ध नहीं कराई गई तो उनकी स्थिति और भी नाजुक हो जाएगी और उनके अंदर हाइपरटेंशन जैसी विकृतियां जन्म लेने लगती हैं। इसलिए ये खोलना आवश्यक है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो ठेका वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो तो सबसे पहले सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जहाँ 2 घंटे 4 घंटे के लिए खोला जा रहा था कम से कम इसकी जो है अवधि बढ़ाई जाए। सुबह 7 से लेके रात 10 बजे तक भी किया जा सकता है, 7 बजे तक भी किया जा सकता है जिससे इतनी भीड़ नहीं होगी। और आपको बता दें राज्य सरकारें पूरी तरह से आर्थिक मंदी से गुजर रही, तो ऐसे में क्या है कि शराब के द्वारा उस चीज़ को कुछ हद तक रिकवर किया जा सकता है। ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और इसके नकारात्मक पक्ष भी रखिए कि दारू शराब पीने के बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस होगा परिवार में, स्त्रियों के ऊपर जो उनका शोषण होगा मानसिक और शारीरिक रूप से, उस बात को भी रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। और आप क्या सोचते हैं शराबबंदी जैसे चीज़ों से जो खोल दिया गया है या बंद कर दिया गया, अपने विचार ज़रूर दीजिए। उसका समाज पे परिवार पे क्या असर पड़ेगा, अपनी बातों के माध्यम से चीज़ों को बताएं। धन्यवाद।